Hello guys, welcome back to men's program of Bodhisattva PCS for 67th BPSC मेंस एग्जामिनेशन। और आज हम करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे नेचुरल फार्मिंग और उसके महत्व एवं चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है यह। इसमें यदि बात करें तो करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही सारे राज्यों को नेचुरल फार्मिंग करने को लेके जो है सजेशन दिया था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश भी ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे कदम उठा चुका है और आंध्र प्रदेश का केस स्टडी भी हम पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ यह ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्रीकल्चर का। तो उस लिहाज से भी चाहे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें या मेंस में जो जीएस का पेपर होता है ज्योग्राफी वाला सेक्शन उसकी बात करें, ये तीनों लिहाज से जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग, इसके महत्व एवं चुनौतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको लेके क्या क्या किया जा रहा है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रही बात कि बिहार गवर्नमेंट इसको लेके क्या कुछ कर रही है, तो हम जब बिहार वाला सेक्शन पढ़ेंगे मेंस के लिए बिहार स्पेशल, तो उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। नेचुरल फार्मिंग, देखिए कभी भी हम जब किसी मेंस की टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको आंसर फॉर्मेट कैसे किया जाता है, आंसरिंग का जो फॉर्मेशन होता है कैसे किया जाता है, पहले उस लिहाज से इसको तोड़ते हैं। जैसे हम देखेंगे नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसके उद्देश्य, महत्व, इसको बढ़ावा देने वाले कदम, जिसमें हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं और इससे जो है आगे की राह अर्थात अपना सजेशन देंगे और भविष्य में क्या करना चाहिए इसके बारे में लेके जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड। नेचुरल फार्मिंग, देखिए जब मैं कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप उस टॉपिक को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो। नेचुरल फार्मिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो नेचुरल हो गया अर्थात प्राकृतिक, और कृषि आप सभी को पता है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अन्न उपजाते हैं। तो प्राकृतिक क्या है, यहाँ पे नेचुरल का तात्पर्य क्या है, ये समझना, मेरे तरफ देखिए, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या कि नेचुरल फार्मिंग जो भी हमारे पास प्राकृतिक तौर पे और जो एग्रीकल्चर के लिए अपरिहार्य जो है सब्सटेंस है, जो भी हमारे पास इनपुट है, उसका यूज करके यदि हम कृषि करते हैं तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल फार्मिंग। इसमें सिंथेटिक खाद का यूज नहीं करते हैं या पूर्णतः रसायन मुक्त होता है, तथा पशु आधारित कृषि होता है। पशु के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे पशु मल हो गया, जैसे गोबर वगैरह हो गया, उससे निर्मित खाद्य, जैसे गोमूत्र का भी यूज जो है हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो ऐसे तरीकों को अपना के पशु धन पे जो है आश्रित और पशुधन से उत्पन्न जो भी हमारे पास साधन होते हैं उसका यूज करके जो फार्मिंग करते हैं उसे हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, यदि हम ठेठ भाषा में कहें तो। लेकिन लिखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कभी भी थोड़ा सा जब आप मेंस आंसर राइटिंग करो तो अच्छे शब्दों का यूज करो। मेरे कहने का मतलब अच्छे शब्दों से तात्पर्य ये है कि शब्द जो है एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ये नहीं कि कलिष्ठ हिंदी का शब्द यूज कर रहे हो आप, राइट। तो इसका डिटेल जो भी पीडीएफ है मैं पेड ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। और यदि आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मेंस के लिए सीरियस हैं, तो ये 9810638805 हमारा नंबर है। इस पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके और कॉल करके जो है इस प्रोग्राम को आप खरीद सकते हैं। काफी मिनिमम चार्ज पे जो है जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर के जो भी पोर्शन होते हैं सबको कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यह रसायन मुक्त कृषि होती है, पशुधन पर जो है यह आधारित कृषि होती है। इसमें कृषि पारिस्थितिकी के मानकों का जो है यूज किया जाता है। जो भी मान लीजिए जो हम एग्रीकल्चर जोन देखते हैं, तो किसी खास एग्रीकल्चर जोन में जो है किसी खास चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कितना खाद पड़ना चाहिए, कितना नाइट्रोजन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें। तो इसी कृषि पारिस्थितिकी के जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, उस पर आधारित ये कृषि होती है। या यूं कहे कि ये डाइवर्सिटीफाइड है कृषि प्रणाली, जिसमें पेड़ पौधों, फसलों तथा पशुधन को जो है एकीकृत किया जाता है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है, सबको एक साथ लेके जो है चला जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि नेचुरल कृषि क्या होती है, ठीक है। पूरा डिटेल और थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी यूज करना चाहिए, ताकि जो है एक परिभाषा जब आप इसको परिभाषित करो तो एक दो परिभाषा लिखना चाहिए। एक तो अपना आसान लैंग्वेज हो गया, दूसरा बुकिश लैंग्वेज भी होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को यदि
किस मूड का होता है, तो उसको दोनों मूड का जो है आपका आंसर मिल जाए। अब देखिए उद्देश्य क्या है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि आउटर नॉइज आ रहा होगा वीडियो में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ और यहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ नॉइज आए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। 16 या 17 तारीख से जो है आपके क्लासेज जो है शेड्यूल्ड हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर प्री और मेंस दोनों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्या है इसका, एक तो आपने देखा कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जब हम इस एग्रीकल्चर को करेंगे तो ऑब्वियस जो है जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग तो ना कहें लेकिन प्रदूषण का कुछ हद तक जो है काफी ज्यादा उपाय किया जा सकता, उसको मिटिगेट किया जा सकता है नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होता है, जोखिम लागत में कमी होती है। इंटरक्रॉपिंग पद्धतियों के माध्यम से किसानों की शुद्ध आय में जो रियल इनकम होता है उसमें हम वृद्धि करना जो है इसका उद्देश्य है। अब केस स्टडी पढ़ना बहुत जरूरी है। केस स्टडी मतलब करंट अफेयर्स का उसमें इनपुट होता है, और कोई राज्य क्या नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, उसको लेके क्या वो आउटकम प्राप्त कर रहा है, कितना इनपुट देके कितना आउटकम प्राप्त कर रहा है, ये सारी चीजें हम इस केस स्टडी में देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनाई गई जो पुनर्योजी कृषि पद्धतियां हैं, जिसमें अनेक तरीके से जो प्राचीन काल की जो प्राकृतिक कृषि पद्धतियां थी उसको यूज करके जो है आंध्र प्रदेश जो है अपने यहाँ किसानों की इनकम बढ़ा रहा है। और इसको ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं वाल्टर जेहन, इसको लेके इसकी आंध्र प्रदेश की जो है प्रशंसा भी करी है, ठीक है। अब नेचुरल फार्मिंग के क्या महत्व हैं, इसको करने से क्या क्या लाभ होगा, इसके बारे में देखते हैं। उत्पादन की न्यूनतम लागत, देखिए खाद वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, ज़्यादा जो है इसमें इनपुट लगता है। तो जब हम नेचुरल प्रोसेस से करेंगे तो जो भी नेचुरल संसाधन हमारे पास उपलब्ध होंगे तो काफ़ी मिनिमम चार्जेस पे मिल जाते हैं, हमें कम पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो न्यूनतम लागत होगा, अर्थात कृषि में जो जो चीज़ें उपयोग होंगी उस पर कम खर्चा करना पड़ेगा किसानों को। इसके साथ बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, आपको पता है सिंथेटिक खाद जब हम यूज करते हैं तो उसका अंश जो है पेड़ पौधों में चला जाता है और वो हमारे शरीर में जाता है भोजन के थ्रू, और धीरे 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 बायोमैग्निफिकेशन होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है और हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डालता है। तो नेचुरल प्रोसेस से यदि कृषि करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद रोजगार सृजन, हमने देखा कि यह बहुविविध है, इसमें अनेक प्रकार के फैक्ट्रियां, मतलब जो नेचुरल लेवल पे घरेलू लेवल पे जो है अनेक तरीके की फैक्ट्रियां जो है उसको विकसित होने की संभावना है, अनेक तरीके के रोजगार सृजन होने की आवश्यकता है। तो जब अनेक अनेक कार्य होंगे नेचुरल फार्मिंग में और उसको लेके अनेक लोगों की आवश्यकता होगी तो ऑब्वियस जो है वहां से रोजगार का सृजन होगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, अब इस आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन के एक्सेस यूज से जो है जलकुंभी बढ़ जाता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है खादों के और कीटनाशकों के उपयोग से। तो यदि हम नेचुरल प्रोसेस से कर रहे हैं तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसके बाद पशुधन में भी इसको लेके जो है काफी स्थिरता आ सकती है, जिसका पूरा डिटेल पीडीएफ जो है मैं पेड ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इन शॉर्ट हमने ये देखा। अब इसको बढ़ावा देने वाले क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का हम स्पेसिफिक जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे। देखिए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास एक प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन ये भी प्लान है। पीएम सिंचाई योजना, हरित भारत मिशन, कृषि वानिकी पर उप मिशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, जो योजनाएं हैं जो नेचुरल फार्मिंग को जो है किसी न किसी तरीके से जो है बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड। अब चूंकि यह अभी प्रारंभिक स्टेज में है, हमने 70 सालों में जो विकास किया है, जो इनपुट लगाया है एग्रीकल्चर में, अब यहाँ पे एक ब्रेक देके और यहाँ से फिर से नेचुरल फार्मिंग शुरू करना तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें पहली जो चुनौती है, कृषि क्षेत्र में जो भी हमारा अर्जित ज्ञान है उसको छोड़ना पड़ सकता है। जो भी हम 70 सालों में अपने अनुभवों के द्वारा और कठिन परिश्रम के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने नॉलेज प्राप्त किया है उसको छोड़ना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से छोड़ना जो है बहुत जल्दबाजी होगी और रेडिकल डिसीजन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सजेशन है कि सरकार को धीरे धीरे ये काम करना चाहिए। उसके बाद फसल संरक्षण उद्योग को हानि, देखिए एक अनुमान के अनुसार फसल संरक्षण उद्योग जो है
18,000 करोड़ मूल्य का है भारत में, पूरे भारत में। तो यदि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं तो किसी न किसी तरीके से जो है ऑब्वियस इस फसल संरक्षण उद्योग को भी हानि पहुंचेगी, और यहाँ पे जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं ऑब्वियस वो बेरोजगार होंगे। इसके साथ साथ आगे बताया जाता है कि कीट प्रकोप जो है बिना रसायन के संभव नहीं है। तो आप एकदम से सोचो कि जो कीटों का प्रकोप होता है फसलों पे, और हम उसे बिना रसायन के, बिना केमिकल यूज के, बिना पेस्टिसाइड के चाहे कंट्रोल कर सकें, उसको मिटिगेट कर सकें, तो ये संभव नहीं है पूर्णतः। ठीक है। इसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि केंद्र सरकार का सीमित समर्थन भी प्राप्त है नेचुरल फार्मिंग को। 0.8% जो है, लगभग 1% मान लिया जाए टोटल बजट का, इसके लिए गवर्नमेंट जो है एलोकेशन करती है, जो काफी कम है। तो हमने चुनौतियों के बारे में पढ़ा, अब हम आगे की राह देख लेते हैं। देखिए ऑब्वियस सबको सर्वविदित है, ये आने वाले कुछ समयों में हम चाइना के जनसंख्या को सरपास करने वाले हैं। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या जो है 1.64 बिलियन हो जाएगी, और विश्व की जनसंख्या की बात करें तो ये 10 बिलियन के बराबर होगी। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2013 की तुलना में जो है कृषि मांग 50% अधिक बढ़ने वाला है। तो इसको लेके हम किसी एक खास कृषि प्रणाली की तरफ नहीं जाके हमें एकीकृत इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें हर एक तरीके की कृषि इन्वॉल्व हो, और उसका जो है हम रसायनों का जो है मिनिमम यूज करें, ताकि जो है उस पर स्वास्थ्य पे भी कुप्रभाव ना पड़े ज़्यादा, पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, और आने वाले समय में जो जनसंख्या के भोजन की डिमांड है, उनके पोषण की समस्या है, हम उनको भी पूरा कर सकें। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि मैं जो भी कन्वे करना चाहता था आप तक पहुंच गई होगी, सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।